हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 यानी सबसे पहला अध्याय 1 जिसमें पढ़ना है विषय के रूप में भूगोल का क्या स्वरूप है। इसमें भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के आखिरी तक आप बने रहना। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे अपडेट आप रह सकें हमारे साथ आने वाले वीडियोज़ के साथ में। और वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगता है, तो डिसलाइक करने का मन हो तो भी फ्रीडम है आपकी। और साथ में जो है आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जैसे यूट्यूब पर जिस नाम से हमारा चैनल है, टेलीग्राम पर भी आप जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है और आपको लगता है कि सर वाह मज़ा आ गया आपके साथ पढ़कर, क्या मज़ा आता है, बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो रहा है, तो आप इसका सिलेबस भी परचेज कर सकते हैं वेरी अफोर्डेबल फ़ी पे। ये केवल एक डेमो क्लासेस के तौर पर है और भी वीडियो जिसमें आएंगे ज्योग्राफी का जो डेमो के तौर पे होगा, ताकि आपका अच्छा सेटिस्फेक्शन हो सके, आगे का डिसीजन आपको लेने में ये हेल्प करे। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग डे टू डे लाइफ में ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक इसको हम आइए कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ दिमाग में सेट कीजिए, जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है ना। भूगोल का मतलब होता है भूमि गोल है, ज्योग्राफी। तो आप मेरी बात बताइए कि भूगोल एक्चुअली में हम पढ़ते क्या। आप इस चैप्टर को थोड़ा साइड कर दीजिए, आप नॉर्मली सोचिए कि भूगोल क्या है, केवल भूगोल में पढ़ते क्या। देखिए भूगोल एक साइंस है। भूगोल साइंस कैसे है, तो भूगोल इसलिए साइंस है, आप एक गांव का उदाहरण लेते हैं। गांव में देखिए जब हम एक भूगोल की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, डायरेक्शन से ज़रूरी होता है, डिग्री भी ज़रूरी होता है। अच्छा, तो साइंस भी ही लग रहा है सर फिर तो। ऊंचाई, इसके अलावा कितना उसका एरिया है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ बारिश कितनी होती है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी के कौन सा प्रकार है, वहाँ की मृदा कैसी है, नदी से कितनी दूर है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, क्या कल्चर है, ये सारी चीज़ें जब पढ़ते हैं तो उसी को हम भूगोल की गिनती में लाते हैं। और इससे आगे बढ़ेंगे तो शहर के बारे में जानेंगे, राज्य के बारे में पढ़ेंगे, देश के बारे में पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य ग्रह नक्षत्र तारों के बारे में पढ़ेंगे। सब भूगोल में ही आता है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, सब इसी के अंदर आता है। तो भूगोल केवल एक मतलब आप आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं, सोशल साइंस, ये एक साइंस की तरह है। चलिए आपके टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैंने आपका टाइम 2 मिनट के आसपास 3 मिनट ले लिया है। देखिए अध्याय एज ए क्लेंस में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है वो क्या चीज़ें लिखी है। दैनिक जीवन में भूगोल, डे टू डे लाइफ में हम क्या पढ़ते हैं। तो डे टू डे लाइफ में एवरीडे अगर हम बोलेंगे तो पृथ्वी की सतह पर लगातार परिवर्तन हो रहा है। आपने सुना है ना, कई बार भूकंप आते हैं, कई बार आपने सुना है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, तो पृथ्वी की सतह पर चेंजेज होते रहते हैं। आप देखेंगे प्राकृतिक तत्व जैसे कि पर्वत, नदी, झील, ये धीरे धीरे परिवर्तन आप देखिए चेंजेज हो रहे हैं। जबकि सांस्कृतिक तत्व जैसे मकान, सड़क, फसल, तेजी में परिवर्तन हो रहा है। जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, ये भी भूगोल में ही पढ़ना होता है, ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। तो जिस तरीके से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, आबादी बढ़ते जा रही है, उस आबादी के हिसाब से जो है मकान, सड़क, फसल सबकी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। यह सब पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं उसका प्रयोग करते हैं, लगातार आंतरिक क्रियाओं के फलस्वरूप हो रहा है। भूगोल इस प्रकार के प्रतिरूपों का अध्ययन करता है। जितनी चीज़ें आप पढ़ते हैं उस सब का हम लोग जब डिटेल में स्टडी करते हैं तो उस भूगोल के अंदर आता है। देखिए भूगोल ना केवल इस बात की खोज करता है कि पृथ्वी पर क्या, कहाँ क्या है, इस बात की खोज तो करता ही करता है, साथ में यह भी खोज करता है कि यहाँ क्यों है। जैसे कोई पहाड़ है, पर्वत है, तो वो वहाँ पर पर्वत पहाड़ कैसे बना, क्यों है वहाँ पर, तो ज्वालामुखी फटा होगा या कुछ ऐसा रहा होगा। जो भूगोल को जानने वाले लोग हैं, भूगोल बेता होते हैं, वो क्रियाकलापों की अवस्थिति का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। मानचित्र की सहायता, देखिए मैप तो बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में, तो मानचित्रों की सहायता से प्रतिरूपों की पहचान करते हैं। इन प्रतिरूपों के बनने के कारणों का पता करते हैं कि ये प्रतिरूप, ये डिजाइन, ये शेप क्यों बना होगा, किस तरीके से बना होगा। पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी या समझने की में समस्याओं के समाधान हेतु कैसे आने वाले टाइम में ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसकी भी जानकारी। और भूगोल का अध्ययन बहुत जरूरी है। आगे हम लोग बात करते हैं कि भूगोल आखिर देखिए लिखा है ना, विज्ञान है, साइंस है ये।
भूगोल स्थान का, भूगोल जो है स्थान का विज्ञान है। किसी जगह पे आप रहते हैं, पूरा साइंस। आप कहाँ रहते हैं, आप अपना आप देखते हैं व्हाट्सएप पे, तुरंत क्या करते हैं, उसका लोकेशन भेज देते हैं। एक लाइव लोकेशन होता है, करंट होता है। तो लाइव में जब तक है लाइव पूरा पता है, करंट में जो अभी का है केवल अभी का देगा, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट पूरा एंगल के हिसाब से पूरा सेटअप होता है। तो पूरा जगह का विज्ञान है वो। दूसरा क्या है कि मानचित्र में आवश्यक उपकरण, मतलब हमें स्टडी करने में मदद मिलता है। तीसरा जो है मानचित्र को बनाने के लिए अंकीय भौगोलिक सूचना तंत्र उपकरण है, डाटा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चौथा ये है कि भूगोल के अध्ययन और मानचित्रों के उपयोग से स्थानिक योजना बनाई जा सकती है। वहाँ पर का मौसम कैसा, आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसी हिसाब से जाते हैं ना, वहाँ क्लाइमेट कैसा, कैसे कपड़े ले जाएंगे, क्या तरीका होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। भूगोल का अगर विकास की बात करें, स्टार्टिंग टाइम से लेके अब तक की बात करते हैं यहाँ पे, तो कई सारी चीज़ें चेंजेज आई है। हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे भूगोल के विकास का, वो हम ये बात करेंगे यहाँ पे कि प्राचीन काल में बात करते हैं कि भाई प्राचीन काल में भूगोल के बारे में लोगों की क्या सोच थी, क्या जानकारी थी, किस तरह से वो मतलब भूगोल के बारे में मतलब उनका नॉलेज था। तो प्राचीन काल के विद्वान द्वारा मानचित्र निर्माण और खगोलीय मापों द्वारा पृथ्वी के भौतिक तथ्यों को समझते थे, वो सारी चीज़ें समझते थे। आपने देखा हुआ खजाने का नक्शा बनाने के लिए भी जो है वो किस तरह से मैप बनाते थे। आरंभिक विद्वान देने का श्रेय यूनान को ही जाता है, जिसमें प्रमुख थे होमर, हेरोडोट्स, थेल्स, अरस्तु और इरोटोस्थनीज। इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। ये आरंभिक विद्वान, स्टार्टिंग के भूगोल के विद्वान कहे जाते हैं। इसके अलावा अगर पूर्व आधुनिक काल की बात करते हैं, मतलब मॉडर्न काल शुरू होने से पहले, थोड़ा सा पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो 15वीं सदी से 18वीं सदी तक चला ये, लगभग 300 सालों तक ये चला। अच्छा, कोई सदी की बात करता है, जैसे 15वीं सदी, तो आप एक बैक जाएंगे, यानी 1400 से लेकर 1499 तक का टाइम को 15वीं शताब्दी कहेंगे। 18वीं शताब्दी तो 18th सेंचुरी को हम लोग बोलते हैं, 1700 से 1799 तक को हम बोलते हैं। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो लिखते हैं 20, लेकिन बोलते हैं एक ज़्यादा, लिखते कम एक हैं और बोलते एक ज़्यादा हैं, है ना, बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत है लोगों को तो बोलते हैं 21वीं शताब्दी। यह काल आरंभिक भूगोल वेत्ताओं की खोजों और अन्य अन्वेषणों द्वारा विश्व की भौतिक, सांस्कृतिक, प्रकृति के बारे में बृहद ज्ञान प्रदान करता है। मतलब ये कह रहा है कि पुराने टाइम में, मतलब थोड़ा सा पहले आप जाएंगे 300 सालों में, जो जानकारी हमें मिली है ये हमें काफ़ी जानकारी देता है। सीधी सी बात है। सर आप बोलते हैं कितना सिंपल लैंग्वेज रहता है, लेकिन ये कितना हार्ड लैंग्वेज लिखता है। कोई नहीं, आप भी ईजी लैंग्वेज बना के लिख लो आधुनिक काल की बात करते हैं। रीटर और होमबेल्ट का उल्लेख बहुत बढ़िया है आधुनिक भूगोल में, जो संस्थापक के रूप में बोला जाता है। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध का काल जो है आधुनिक भूगोल का काल माना। 19वीं शताब्दी का मतलब आप ये समझिए कि 19वीं कितना हो गया आपका, 1800 से लेकर 1899 तक का उत्तरार्ध मतलब शुरुआती टाइम में, तो 1900 समथिंग में, तो ये आधुनिक काल माना जाता है। नवीन काल जो आज का टाइम चल रहा है यहाँ पर, नवीन काल हो गया। तो यदि आप नवीन काल की बात करते हैं तो नवीन काल में क्या होगा, इस काल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल का विकास, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार, उसने तो नक्शा ही बदल दिया भाई साहब। चाहे मतलब उसमें मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में, जो पढ़ना है कोल्ड वार के बारे में, गजब उसमें है। हार्टसन जैसे अमेरिकी और यूरोपीय भूगोलवेत्ताओं ने इस दौरान अधिकतम योगदान दिया। वर्तमान भूगोल प्रादेशिक उपागम और क्रमबद्ध उपागम, विरोधाभासी जगह, पूरक उपागम। अब इतना आप छोड़ो, बस इतना ही समझो कि भाई इस तरह से टेक्नोलॉजी आजकल है कि हम लोग ज्योग्राफी के किसी स्थान को बड़े इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सीधी सी बात है। भूगोल के क्षेत्र की बात करते हैं। क्या भूगोल का क्षेत्र है? देखिए भूगोल का क्षेत्र कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, गांव से शुरू करके आपको ब्रह्मांड तक, यूनिवर्स तक पहुंचा दिया आपको। तो भूगोल ने आज विज्ञान का दर्जा प्राप्त कर लिया है। भूगोल की बात करेंगे, पूरा साइंस का दर्जा इसके पास है। पृथ्वी तल पे चले जाइए, कोर में चले जाइए, धरती के अंदर लावा है, कैसे बना है, क्या हर चीज़, भूकंप वगैरह सब इसमें पढ़ना है। या आप सांस्कृतिक रूपों को देख लीजिए, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ तो भी भूगोल में ही आता है। इस तरह भूगोल का क्षेत्र विविध विषय से सेवाओं, पर्यावरण प्रबंधन, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान, मतलब मौसम विज्ञान का भी, मतलब अभी शाम के, आप पहले आता था ना आकाशवाणी पे, अभी शाम के 7 बजे हैं और अभी आप मौसम के बारे में जानेंगे। टेंडर म्यूजिक बजता था, फिर बजता था ये आज जो है कल का मौसम जो है थोड़ा सा गुनगुना रहेगा, बारिश होने की चांस। इस तरह से कल बारिश हुआ ही नहीं कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो मौसम विज्ञान यहाँ पर है। विविध सामाजिक विज्ञानों से है। इसके अतिरिक्त भूगोल वेत्ता दैनिक विज्ञान, जीवन से संबंधित घटनाएं, से पर्यटन हो गया, वो भी भूगोल में आता है। यहाँ पर स्थल परिवर्तन हो गया, आवासीय हो गया, स्वास्थ्य संबंधी हो गया, सारी चीज़ें इसमें आती है। आगे हम लोग बात करते हैं भूगोल की। अगर आप स्टडी करेंगे तो स्टडी करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड है, 2 विधियाँ स्टडी करने का। एक तो सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ेंगे, यानी क्रमबद्ध उपागम इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें कैसे पढ़ते हैं, तो
तो धरातल पर जितने लैंड धरती पर जितनी चीज़ें हैं प्राकृतिक, मतलब नेचुरल तरीके, जंगल हो गया, नदी हो गया, झरने हो गए, सारी चीज़ें हो गए, और मानवीय तत्व जो कुछ स्थानिक प्रतिरूप या संरचना बनाते हैं उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। जैसे कि भौतिक भूगोल हो गया, जीव भूगोल हो गया, मानव भूगोल हो गया, और भौगोलिक विधियाँ और तकनीक हो गया। इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो उस प्रदेश के बारे में, उस जगह के बारे में हम लोग डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्रमबद्ध भूगोल के समान प्रादेशिक भूगोल स्थानिक छापों, सभी क्रमबद्ध भौगोलिक प्रक्रियाओं को प्रदेश के विभिन्न आकारों के रूप में देती है। जैसे इसमें प्रदेश का अध्ययन करते हैं, प्रादेशिक विश्लेषण करते हैं, प्रादेशिक विकास कैसे होगा इसकी बात करते हैं, प्रादेशिक नियोजन कैसे होगा इसकी बात करते हैं। कई बार कई सारी चीज़ों के नियोजन, जैसा जनसंख्या है तो उसका भी नियोजन जरूरी है, मतलब प्लानिंग का नियोजन मतलब प्लानिंग होता है, तो उसकी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आइए हम लोग बात करते हैं कि भूगोल का हमारे समाज से क्या लेना देना है। देखिए, अगर आप अपने समाज की बात करते हैं, भूगोल की बात करें, उससे आप अलग नहीं कर सकते। क्यों अलग नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भौगोलिक चिंतन और अवधारणाएं हमारे दिन प्रतिदिन के निर्णयों को विविध प्रकार से प्रभावित करते हैं। जो भौगोलिक घटना घटता है वो हमारे इफेक्ट करता है। जैसे मान के चलिए ठंड का मौसम है तो आप नॉर्मल से गर्म वाले कपड़े पहनते हैं, गर्मी का है तो आप हल्के कपड़े पहनते हैं। जैसे नगरीय मास्टर प्लान बनाते समय, ग्रामीण विकास पर विचार करते समय भौतिक स्थलकृति, वहाँ की जलवायु, संसाधन, सारी चीज़ें देखते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों की ज़रूरत के अनुसार राहत सामग्री वहाँ किस तरह से होगा, वहाँ के लोग किस तरह के वहाँ का खान पान है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो राहत सामग्री का वितरण भी उसके सिचुएशन, उसके भौगोलिक दृष्टिकोण से ही देखना पड़ता है। तो ये तो समाज की बात हुई कि हम जिस जगह पर रहते हैं, हमारा जो समाज होता है एक लोकेशन पे होता है, तो उस लोकेशन पर जो है एक अपना उसका एक सिस्टम होता है। समुद्र तल से ऊंचाई, वहाँ पर कितना मतलब कितना डिग्री बन रहा है, कौन से दिशा में है, कौन सा जलवायु, वहाँ बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखनी होती है, हवा का वेग कैसा है। इसके अलावा भूगोल की तकनीक और अध्ययन विधि की बात करते हैं। अब देखिए ना, अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में दोनों में 2 घंटे का फ़र्क होता है सूर्योदय में। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितना डिफरेंस है। या आप ठंड के टाइम में एकदम नॉर्थ इंडिया में एकदम ठंडी करते, बहुत ठंडी लग रही है, और साउथ इंडिया में जाएंगे तो आराम से जो है बनियान में लोग घूमते, टी शर्ट में घूमते हैं, गर्मी रहती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें होती है। व्यवस्थित ज्ञान की प्रत्येक शाखा कुछ विधियाँ, यंत्र, तकनीक होती है। देखिए, इसका अध्ययन करने के तरीके होते हैं। टेक्नोलॉजी आजकल है तो कुछ मशीन जैसे कि आप इसका मशीनों से, आपका मोबाइल क्या मशीन ही तो है जो आपको लोकेशन पूरा बता देता है कि कितने मैप, आप मैप में उसका कहीं भी दुनिया का मैप आप खोल के वहाँ पर देख सकते हैं। तो तकनीक है यहाँ पर जिस पे इसकी बुनियाद आधारित है। भूगोल का भी अपना यंत्र है, तकनीक है, विधि है। ग्लोब आपने देखा होगा, मानचित्र आपने देखा होगा, आरेख, उच्चावच प्रतिमान, स्थानिक अन्वेषण। मानचित्र विज्ञान का संबंध मानचित्र और आरेख तैयार करने से जो भौगोलिक परिघटनाओं के वितरण को दर्शाते हैं। तो मानचित्र और प्रतीकारों की सहायता से पृथ्वी को प्रस्तुत करता है। देखिए, मैप से, ग्लोब से ही तो हम लोग धरती को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वरना इतनी बड़ी धरती के हाथ में लेकर आओगे हैं। आइए बात करते हैं भूगोल की शाखाएं कितनी हैं। देखिए, भूगोल की 3 शाखाएं हैं। सबसे पहला होता है भौतिक भूगोल, दूसरा होता है मानव भूगोल, और तीसरा होता है प्रादेशिक भूगोल। याद रख लो मेरे साथ, भौतिक, मानव और प्रादेशिक। भौतिक भूगोल में जलवायु संबंधित हम लोग बात करते हैं, और यार बाकी फैक्टर बात करते हैं। मानव भूगोल में हम कल्चर संबंधी, पहनावा ओढ़ावा, खान पान की बात करते हैं। और प्रादेशिक में उस जगह जो विशेष जमीन होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसकी ऊंचाई वगैरह हर चीज़ की बात करते हैं। तो 3 यहाँ पर भूगोल में है। तो इसमें डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पर कि भूगर्भ शास्त्र, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान, ये सब जो है भौतिक भूगोल का हिस्सा है। इसमें कई उप शाखाएँ भी हैं, जैसे कि खगोलीय भूगोल, भू आकृति विज्ञान, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मानव भूगोल में पृथ्वी की सतह और मानव के बीच के संबंधों को दर्शाता है। देखिए, भूगोल एक अंतरानुशासिक है, एक डिसिप्लिन है। मतलब भूगोल एक गणित है। बिना गणित के, बिना मैथमेटिक्स के, बिना साइंस के आप भूगोल को नहीं पढ़ सकते हैं। तो भूगोल की स्टडी वही कर सकते हैं उसको मैथमेटिक्स की नॉलेज हो, साइंस की नॉलेज हो, बाकी नॉलेज हो। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। तो ओवरऑल बहुत आपने ज्योग्राफी के बारे में जान लिया। मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखाना चाहता हूँ। मैप नहीं, वो एक नोट्स टाइप का हो जाएगा ये, जिससे कि यहाँ पर आप समझ पाएंगे इसको। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये भूगोल है, और इसमें जो है इतने हिस्से बांटे गए। जैसे भूगोल हो गया, ये भौतिक हो गया, ये मानव हो गया, और ये क्या हो गया, प्रादेशिक हो गया। ठीक है, कलर में चेंज कर देते हैं थोड़ा सा जी। और देखिए, अगर आप भौतिक भूगोल में आते हैं तो खगोल विज्ञान हो गया, भू आकृतिक हो गया, जलवायु का हो गया,
समुद्र का हो गया, मृदा का हो गया, जैव हो गया। इसमें भी आगे फर्दर जैव का आप बांटेंगे तो जैव में पेड़ पौधे हो गए, वन्य जीव हो गया, मानव पारिस्थितिकी हो गया। इसी के अलावा मानव का आप देखेंगे, मानव में भी तात्विक भूगोल हो गया, सांस्कृतिक, जनसंख्या, आर्थिक, सारी चीज़ें पढ़ना होता है। जनसंख्या में भी ग्रामीण का है, नगर का है, आर्थिक में भी खेती कर रहा है वो, या इंडस्ट्री से है, या कैसे है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है यहाँ पे। तो टाइम लगभग अभी 15 मिनट है, अभी तो हमारे पास टाइम है इसको जानने और समझने का। तो चलिए इसका कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए, समझ लिया जाए, ताकि जो है हमारे लिए थोड़ा सा और चीज़ें हो जाए यहाँ पर ईजी। जैसे सबसे पहला सवाल, प्रश्न नंबर 1 देखिए। कई लोग कहते हैं सर आप कहाँ बोलते हैं, पता नहीं चलता। अगर मैं बोल रहा हूँ प्रश्न 1, तो प्रश्न 1 को देखोगे ना स्क्रीन पे, आपको प्रश्न 1 दिखाई देना चाहिए। तो भूगोल क्या है? तो भूगोल मुख्यतः सभी नैतिक और मानवीय परिघटनाओं के अंतर संबंध है। यहाँ जो है अंतर संबंध है, जितने नैतिक और मानवीय परिघटनाओं का। इसके अलावा जो है काफ़ी पतला हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा जो है पृथ्वी तल क्यों परिवर्तित हो रहा है? देखिए पृथ्वी का परिवर्तन क्या कारण है, आप सभी जानते हैं। जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसकी निरंतर क्या हो रही है, अंतः क्रियाएं हो रही है, और हमारे तरीकों का कारण धरातल में चेंज हो रहा है। हमारी एक्टिविटी की वजह, सीधी सी बात है भाई, हमारी एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके अलावा यूनानियों द्वारा अनुसरण की गई दो भिन्न, देखिए यूनानियों द्वारा अनुसरण की गई दो भिन्न प्रवृत्तियां कौन सी है? यूनानियों ने अनुसरण किया। एक तो गणितीय प्रवृत्ति था, मैथमेटिक्स का अप्रोच, और दूसरा हुआ यात्रा एवं क्षेत्रीय कार्यों के द्वारा भौगोलिक सोचना, जो वो ट्रेवल वगैरह करते थे। इसके अलावा आगे यहाँ पर है क्रमबद्ध भूगोल की कौन सी 4 शाखाएं हैं? तो आप जानते हैं कि भौतिक भूगोल, जैव भूगोल, मानव भूगोल, 3 तो हो गया, और इसमें जो है एक भौगोलिक विधि एवं तकनीक भी हो गया यहाँ पर। दूसरा प्रादेशिक भूगोल की मुख्य शाखाओं का नाम, प्रादेशिक में आएंगे तो प्रादेशिक अध्ययन हो गया, प्रादेशिक विश्लेषण हो गया, प्रादेशिक विकास हो गया, प्रादेशिक नियोजन हो गया। भूगोल की 2 शाखाएं कौन सी? एक भौतिक और मानव। भौगोलिक अध्ययन के 2 तकनीक का नाम, एक मानचित्र से और दूसरा मात्रात्मक विधि से। नृविज्ञान क्या है? नृविज्ञान भूगोल बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों, जब हम बड़े लेवल पर प्रजातियों का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग नृविज्ञान कहते हैं। पाठांत प्रश्न यहाँ पर है, भूगोल शब्द को परिभाषित कीजिए। देखिए भूगोल मुख्यतः क्या है? सभी नैतिक और मानवीय जो घटनाएं घटती है ना, कि अंतर संबंध, यहाँ लिखा है यहाँ पे कि अंतर संबंध का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दिस इज योर क्वेश्चन। अगर है कि भूगोल को सभी विज्ञानों की माता क्यों कहा जाता है? क्या पूछ रहा है ये? भूगोल को सभी विज्ञानों की माता क्यों कहा जाता है? आप कहेंगे सर क्या पूछ रहा है ये? सही पूछ रहा है ये। बिना ज्योग्राफी के आप कोई भी चीज़ नहीं, साइंस वगैरह भी लगा पाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भूगोल इस बात की खोज करता है कि पृथ्वी पर क्या, कहाँ क्या है, दिखा हुआ यहाँ पर, और वह वस्तु वहाँ क्यों है। भूगोल में सामान्यतः प्राकृतिक तत्व जैसे पर्वत, नदी, झील, भूमि आदि के विषय में अध्ययन हम लोग करते हैं। पर्यावरण संबंधी सभी क्रियाओं का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। भूगोल में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जनान क्रिया, सारी चीज़ें हम लोग भूगोल में अध्ययन करते हैं भाई। तो क्यों ना कहें कि सभी विज्ञान का माता है ये, क्यों ना कहें? सर कह लो, हमने तो नहीं मना किया है आपको। अच्छा ठीक है। भूगोल की 2 मुख्य अध्ययन की विधि अभी बताया था, प्रादेशिक है और क्रमबद्ध है। भूगोल के विकास की 4 अवस्थाएं बताया, प्राचीन काल, पूर्वाधुनिक काल, आधुनिक काल और नवीन काल। भौतिक एवं मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए। देखिए भौतिक भूगोल आपको मैंने सब बता रखा है, ये मानव सब पढ़ लेना। ये क्रमबद्ध ये सभी बता रखा है। निम्नलिखित को अंतर स्थापित कीजिए। क्रमबद्ध प्रादेशिक में क्या है सब बता चुका हूँ, प्रादेशिक वगैरह। भौतिक भूगोल, जैव भूगोल का अंतर बता रखा है मैंने यहाँ पे। जनसंख्या और आर्थिक भूगोल। जनसंख्या भूगोल तो जनसंख्या के विभिन्न पक्षों की बात करेगा, जैसे जनसंख्या वितरण, घनत्व है ना, प्रजनन क्षमता, मत्स्य प्रवास, ये सब। आर्थिक भूगोल में हम लोग राष्ट्रीय या पैसे से लेन देन की एक्टिविटी, जहाँ से इनकम होती है उस चीज़ की हम लोग बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, यहाँ पर परिवहन की बात करते हैं। मानव भूगोल भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों है? देखिए मानव भूगोल जो है एक महत्वपूर्ण अंग होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें है हम लोग धरती पर मानव लोग हम लोग रहते हैं, तो हम इससे जुड़े हुए हैं। एक बड़ी जनसंख्या हमारी है जो कि हम इससे जुड़े हैं, हम इस पे इसके भूगोल के जो प्रभाव, जो घटनाएं घटती है उससे हम प्रभावित होते हैं, तो क्यों ना इसको हम मानव भूगोल को भूगोल का महत्वपूर्ण अंग कहें। और उसके बाद जो है भौगोलिक अध्ययनों की तकनीक का विश्लेषण, वही क्रमबद्ध प्रादेशिक हो गया, वहीं पर आपका कुछ अतिरिक्त बस वही भूगोल क्या है, क्यों हो रहा है, यही सब हो गया यहाँ पर। और क्या
ऐतिहासिक क्या है, आदिवास भूगोल क्या है, बाकी चीज़ें पढ़ना। यहाँ पर कई बार चीज़ें रिपीट भी करती है, यहाँ पर सब पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में डिटेल यहाँ पर है जिसको आप पढ़ सकते हैं। भूगोल के अध्ययन में क्रमबद्ध विधि वर्णन कीजिए वगैरह, भूगोल के समाज में संबंध में अंतर डालिए। आराम से एक बार आप पढ़ेंगे, आपको पूरा मानव भूगोल क्या फिर से यार रिपीट कर रहा है यहाँ पर, मानचित्र वही सारी चीज़ें हैं, आपको एक बार पढ़ना है इसको और इसको ध्यान में रखना है। बाकी चैप्टर का काम तो मैंने कर दिया। खगोल भूगोल में खगोलीय में हम लोग खगोल के बारे में पढ़ेंगे, सौरमंडल सूर्य चंद्रमा के बारे में जानेंगे और क्या है, प्रादेशिक विज्ञान भी थी और ये तो हो ही गया। ये नवीन काल, दैनिक जीवन में भूगोल का, अब सीधी सी बात है हम जहाँ रहते हैं अपने मन से भी आप लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख देंगे, ऑलरेडी इस पर चर्चा मैं कर चुका हूँ ये। और यही से द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर NIS ऑल एग्जाम्स, ज्वाइन लाइव क्लासेस फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी। यू कैन परचेज द सिलेबस, आप परचेज कर सकते हैं सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश का वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे। तो कैसा कुछ रहा है आज का क्लास? चैप्टर मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया आपका, ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लिया, केवल 21 मिनट के अंदर जो है 20 मिनट में मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा और पढ़ाई को ना पढ़ाई के तरीके से करेंगे ना तो मैं हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मेहनत कीजिए, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, SST हो। किसने कहा कि जो आर्ट्स है साइंस वाले से कम होते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी आर्ट्स पढ़ा है, जिसने सोशल साइंस पढ़ा है, वो अपने जीवन में सबसे सफल इंसान बनेगा। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं बिल्कुल सर, हमें इनकरेज करना ना, मैं इनकरेज नहीं कर रहा, झूठी इनकरेज, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप जब राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपको पूरी पॉलिटिक्स की बात उसमें बताई जाती है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको किस तरीके से इनकम और बिजनेस के बारे में बताया जाता है। ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो लोकेशन के बारे में बताया जाता है। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पुरानी घटनाओं बताया जाता है। इतना कुछ जानने समझने के बाद आप एक बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन, एक अंदर की पर्सनालिटी आपकी बन जाती है। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। साइंस की चीज़ें पढ़ते हैं, कहाँ आप अप्लाई करेंगे? क्या आपने देखा है कि पानी गर्म हो रहा है, घर में बोल रहे हैं मम्मी ये 100 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म हो रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स इतना करते हैं? नहीं करते हैं, पर ये नॉलेज आपको डे टू डे लाइफ में काम करेगा, आपके बिजनेस में काम करेगा, आपके लाइफ में बहुत जगह काम करेगा। आप जितने जॉब की तैयारी करेंगे उन सब में ही आएगा, UPSC तक की तैयारी में ये सब आएगा। ध्यान से पढ़ना है इन सब चीज़ को, इसलिए मैं डिटेल में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ इन सब चीज़ों को। तो इसी के साथ मैं केवल NIS के लिए मैं नहीं सोच रहा कि केवल NIS एग्जाम के लिए आपको पास होना है। मैं आपको आगे फ्यूचर के बारे में सोचते हुए इसकी तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर। और कुछ पार्ट अभी डेमोज वीडियो जो और आएंगे, आप उसको देखना, अच्छे से सेटिस्फाइड होना। एक प्लेलिस्ट में इसका बना दूंगा, प्लेलिस्ट में जाके देखना। और उसके बाद इसका मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं सोल्व करवा रहा हूँ। बट मेरा मकसद ये है कि आपकी नज़र में वो चश्मा वो हट जाए जो एक नज़र से आप देख रहे हैं। मे भी कहीं के साथ फ्रॉड हुआ है, उस लिस्ट में आप इस चैनल को ना रखें। इसलिए जो है इतने डेमोज वीडियोज आपको देने पड़ते हैं ताकि आप समझ सकें। और जो बच्चे कई बार होते हैं कि भाई हमें बस ठीक है सर हम इतना से ही पढ़ लेंगे, तो उनके लिए भी ठीक है, वो आराम से पढ़ लेंगे। बट जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे नंबर भी आपका सही से नहीं आएगा, ये भी बात है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ में इसको बाइंड अप करते हैं। आवर बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।